Hello dear students, I welcome you all on AC Plus Digital Platform of Advanced Engineering Classes। और आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे शंखनाद सीरीज के अंदर। शंखनाद सीरीज का सिविल इंजीनियरिंग का ये हमारा लेक्चर नंबर 14 है। और शंखनाद सीरीज क्या है, किस बारे में है, जिन बच्चों को नहीं पता तो थोड़ा सा उन्हें मैं बता दूं कि जो शंखनाद सीरीज है ये एसएससी जेईई 2023 के लिए स्पेशली डिजाइन मिक्स्ड क्वेश्चन सीरीज है, जहां एक ही क्लास के अंदर हम कई सारे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। जो लेक्चर नंबर 14 है शंखनाद सीरीज का सिविल इंजीनियरिंग, इसमें मैं आपको बता दूं कि टेक्निकल के लिए सिविल इंजीनियरिंग में मैं और विजय सर आपके साथ यहां पर जुड़े हैं मंडे टू फ्राइडे 4 PM पर। और मैकेनिकल के लिए मैं और जितेंद्र सर सेशंस लेकर आ रहे हैं ट्यूसडे एंड सैटरडे 12:30 PM पर। साथ में जनरल अवेयरनेस के लिए भी यहां पर प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज है। जनरल अवेयरनेस के अंदर अंकुर सर और प्रशांत सर सेशंस लेकर आ रहे हैं, और साथ में जनरल साइंस के लिए अनामिका मैम सेशंस लेकर आ रहे हैं। ये दोनों सेशन अल्टरनेट बेसिस पर चल रहे हैं, यानी कि जनरल अवेयरनेस साथ में टेक्निकल पोर्शन आपका पूरा रिवाइज हो रहा है क्वेश्चंस के साथ। सैटरडे संडे के दिन हम स्पेशल मैराथन सेशन ले रहे हैं, जिसमें एक क्लास के अंदर पूरा आपका एक सब्जेक्ट का कंप्लीट रिवीजन हम करा रहे हैं, यानी कंप्लीट फुल सब्जेक्ट मैराथन। तो इन सब कॉन्सेप्ट्स के साथ, क्वेश्चंस के साथ रिवीजन और साथ में कॉन्सेप्ट्स का रिवीजन मैराथन सेशन में, ये शंखनाद सीरीज को बहुत इंपॉर्टेंट बनाता है आपके एसएससी जे एग्जामिनेशन के लिए। तो जो हमारा लेक्चर नंबर 14 है आरसीसी इरिगेशन सर्विंग, उसको स्टार्ट करते हैं। यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है इसमें, द पीएससी स्टैंड्स फॉर। तो जो पीएससी है इसका हमारा फुल फॉर्म है प्री स्ट्रेस्ड कॉन्क्रीट। और प्री स्ट्रेस्ड कॉन्क्रीट भी दो प्रकार का होता है, एक होता है प्री टेंशन्ड कॉन्क्रीट और दूसरा हमारे पास होता है पोस्ट टेंशन्ड कॉन्क्रीट। प्री टेंशन्ड कॉन्क्रीट और पोस्ट टेंशन्ड कॉन्क्रीट। प्री टेंशन कॉन्क्रीट के लिए मिनिमम ग्रेड M40 होता है और इसके लिए मिनिमम ग्रेड M30 होता है। प्री स्ट्रेस्ड कॉन्क्रीट का जो आईएस कोड है वो आईएस कोड है IS 13431970। ये इसका आईएस कोड है प्री स्ट्रेसिंग का। ठीक, तो इतना आप इसमें ध्यान रखें प्री स्ट्रेस के अंदर। और हमें यहां पर हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट और स्टील का यूज करना पड़ता है प्री स्ट्रेस में। क्यों करते हैं ये भी पूछते हैं, तो उसके 3 कारण हैं। तो इसके 3 कारण में से पहला कारण है, हम एफसी के हाई ग्रेड कंक्रीट और हाई ग्रेड स्टील यूज करना पड़ता है प्री स्ट्रेस कंक्रीट में। ऐसा क्यों? तो पहला रीजन है लॉसेस को मिनिमाइज करने के लिए, लॉसेस को कम करने के लिए। दूसरा, जो आपके बॉन्ड के लॉस होंगे, बॉन्ड का जो लॉस होता है, बॉन्ड स्ट्रेस जो आएंगे उसको मिनिमाइज करने के लिए। और तीसरा, जो बियरिंग स्ट्रेस आएंगे एंड बियरिंग स्ट्रेस पोस्ट टेंशन के अंदर, उसे कम करने के लिए। बॉन्ड स्ट्रेस प्री टेंशन में आते हैं, बियरिंग स्ट्रेस पोस्ट टेंशन में आते हैं, उनको मिनिमाइज करना, लॉसेस को कम से कम रखने के लिए हम हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट और हाई स्ट्रेंथ स्टील का यूज करते हैं। नेक्स्ट, अगला हमारे पास क्वेश्चन है इसमें, इफ द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम इज m kg सेंटीमीटर। मतलब मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हमारे पास कितना है, m kg सेंटीमीटर। kg को न्यूटन में करेंगे तो 1 kg बराबर 9.81, लगभग हम इसको बोल सकते हैं इंटू 10 न्यूटन। 1 kg बराबर 10 न्यूटन। और सेंटीमीटर को बोल सकते हैं 10 mm। मतलब हमारे पास ये क्या बन गया, 100 m न्यूटन mm, 100 m न्यूटन mm। अब अगर हमें बीम की सेफ्टी चाहिए, तो बीम की सेफ्टी के लिए जो बेंडिंग मोमेंट है वो कम होना चाहिए और MOR ज्यादा होना चाहिए। तो 100 m को किससे इक्वेट कर देंगे, QBD स्क्वायर से इक्वेट कर देंगे। हमें क्या चाहिए, D चाहिए। तो 100 जब अंडर रूट लेंगे तो ये बन जाएगा 10, ये बन जाएगा 10 m अपॉन Q और B, ये आ जाएगा नीचे। दिस विल बी द फॉर्मूला ऑफ रिक्वायर्ड डेप्थ ऑफ द बीम, जो कि हमारा mm में आएगा। अब 10 रूट m अपॉन QB, तो कहां पे ऐसा ऑप्शन है, ऐसा एक भी ऑप्शन नहीं है, इसलिए इसका आंसर होगा डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द स्पेसिंग ऑफ दी। अच्छा, इसमें यह भी ध्यान रखना है Q जो है वो कौन है, MOR फैक्टर है।
क्यू को एमओआर फैक्टर बोलते हैं, एमओआर कांस्टेंट, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है सी सिग्मा सीबीसी बाय 2 इंटू के इंटू जे। और के कौन होता है, के होता है हमारा 280 के अपॉन में 280 प्लस 3 सिग्मा एस टी, या एम सिग्मा सीबीसी के अपॉन में एम सिग्मा सीबीसी प्लस सिग्मा एस टी। और के जो है वो एनएडीएफ है, और जे जो है वो एलएडीएफ है, और वो है 1 माइनस के बाय 3। जे है लीवर आर्म डेप्थ फैक्टर और के है न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ फैक्टर। अब द स्पेसिंग ऑफ द ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट ऑफ कॉलम इज डिसाइडेड बाय द फॉलोइंग कंसिडरेशन। ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट ये हमने पिछले सेशंस में भी पहले डिस्कस किया है कि जो हमारे ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट होते हैं उनकी स्पेसिंग की वैल्यू क्या है। सो इट शुड नॉट बी मोर देन 48 टाइम्स द डायालैटरल इंटू 300, एक 300 mm, एक साथ में है एलएलडी लीस्ट सेटल डायमेंशन, और एक और है यहां पर 16 टाइम्स द डाया लॉन्गिट्यूडनल विच एवर इज लेस। तो द एलएलडी 16 टाइम्स द डाया लॉन्गिट्यूडनल 48 डायलेटरल, तो सारे ऑप्शन करेक्ट है, और एक 300 mm भी इसमें आता है, पर अभी वो ऑप्शन में नहीं, बट फिर भी सही आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दिस। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें यह भी आप ध्यान रखना है कि जो हमारे पास ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट है उसका जो डायामीटर है इट शुड नॉट बी लेस देन, इसका नियम क्या है, इसका नियम है डाया लॉन्गिट्यूडनल मेन बार जो है उसके डाया का 4 और 6 mm विच एवर इज मोर। और मेन बार अगर अलग अलग डाया के दे रखे हैं तो जितना बड़ा आंसर उतना अच्छा, तो लार्जर डाया बार लेंगे अगर अलग अलग डाया है, ठीक है। स्पेसिंग में स्मॉलर डाया था, यहां पे लार्जर, यहां 4 का डिवाइड है, वहां 16 का मल्टीप्लाई है। आगे बात करेंगे। बॉटम बार्स अंडर द कॉलम आर एक्सटेंडेड इनटू द इंटीरियर ऑफ द फुटिंग स्लैब टू एक डिस्टेंस ग्रेटर देन, ये हम डिस्कस कर चुके थे डायग्राम के थ्रू कि हमारे पास जो कॉलम होते हैं उसमें जो हम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं वो फुटिंग के अंदर कितना अंदर तक जाना चाहिए। तो ये हमारे पास मान लो ऐसे कॉलम्स हैं, कॉलम के अंदर ये मेन बार हो गए, ये लेटरल बार्स हो गए, ये हमारे पास फुटिंग के मेन और डिस्ट्रीब्यूशन बार हो गए। तो इसमें जो हमारे पास ये बार हैं इनकी जो डिस्टेंस है, आउटर एज जो है कॉलम का, आउटर एज मतलब ये वाली डिस्टेंस, यहां से आउटर एज से इस वाली एज से, और यहां पर भी आउटर एज से कम एलडी डिस्टेंस तक जाने चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। शुड नॉट बी लेस देन एलडी। एलडी तो हमें बार को भेजना ही भेजना है। ये जो यहां पर ऐसे बार आएंगी ये भी एलडी जाना है, ये भी एलडी जाना है। और एलडी जब हम निकालते हैं इन जनरल तो उसकी अलग अलग वैल्यू आती है, फॉर्मूला है सिग्मा एस टी 5 के अपॉन में 4 टाउ बी डी। और अगर हम इन जनरल निकालें M20 ग्रेड कॉन्क्रीट और Fe 415 के लिए तो उसकी वैल्यू आती है 48 टाइम्स द डायामीटर। तो एलडी की वैल्यू कुछ स्पेशल कंडीशन में निकाले तो वो 42 इंटू 5 के आसपास हो जाएगी। अगर हम Fe 415 लें और M20 ग्रेड लें तो ये वैल्यू लगभग इतनी आ जाएगी। M20 Fe 415 जनरली यही यूज करते हैं, तो इसलिए कम से कम कितना लेके जाना है 42 5, बट कहां से लेके जाना है, जो आउटर एज है कॉलम का, आउटर एज से इतना कम से कम लेके जाना है, ना कि इनर एज से, ना सेंटर से, आउटर एज से कम इतना लेके जाना है, डेवलपमेंट लेंथ के बराबर देना है ताकि इफेक्टिव बॉन्डिंग मिल पाएगी। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट इज द बॉन्ड स्ट्रेंथ बिटवीन स्टील एंड रेनफोर्समेंट एंड कंक्रीट। जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है ये 3 फैक्टर से बनता है। पहला फैक्टर होता है कंक्रीट की सीमेंटिशियस प्रॉपर्टी, दूसरा होता है फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस जो सरफेस रफनेस के कारण होता है, और एक और होता है मैकेनिकल रेजिस्टेंस जो लग्स एंड कोरुगेशन के कारण होता है। तो मैकेनिकल, फ्रिक्शनल और कंक्रीट की जो कोहेजन है इन 3 कारणों से होता है। अब इसमें क्या दिया, स्टील प्रॉपर्टी, तो सही है। स्टील में क्या गया, मैकेनिकल, सही है। कंक्रीट प्रॉपर्टी ये भी सही है। श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट, अगर मान लो कि हमारे पास एक बीम सेक्शन है उसमें स्टील है और उसमें अगर हर जगह से ऑल अराउंड कंप्रेशन हो रहा है तो बॉन्डिंग बढ़ेगी, इफेक्टिव होगी बॉन्डिंग के नहीं होगी, तो बिल्कुल बॉन्डिंग इफेक्टिव होगी। तो इसका सही आंसर क्या होगा यहां पर, A B C D
ऑप्शन विल बी द करेक्ट। श्रिंकेज से भी थोड़ा बॉन्डिंग में हेल्प होगा। और ये जो तीनों फैक्टर हैं ए बी सी, ये तीनों फैक्टर हमें HYSD बार में देखने को मिलते हैं, तीनों फैक्टर। और अगर प्लेन बार की बात करें, माइल्ड स्टील की बात करें, तो उसमें ये मैकेनिकल रेजिस्टेंस नहीं होता है, क्योंकि उनमें लक्स कोरुगेशन नहीं होते हैं। तो ए और बी दो ही फैक्टर काम करते हैं, फ्रिक्शन और कॉन्क्रीट का एडेशन, कोहेजन, तो एडेशन। तो HYSD बार का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो ज्यादा होगा और प्लेन बार का कम होगा। HYSD बार का जो कोहेजन मतलब जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो कितना ज्यादा होगा, तो 60% ज्यादा होता है। और ये भी ध्यान रखना है, टेंशन में, कंप्रेशन के अंदर, कंप्रेशन में बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होता है टेंशन से, कितना, 25%। कंप्रेशन में कितना ज्यादा है, 25%। HYSD का कितना ज्यादा है, 60%। साथ में 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है और श्रिंकेज भी हेल्प करता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है द डायगोनल टेंशन इन द बीम। देखिए अगर हमारे पास एक आरसीसी बीम है, डायगोनल टेंशन का मतलब सिंपल सा मतलब होता है शियर क्रैक। डायगोनल टेंशन का मतलब, डायगोनल टेंशन कंप्रेशन कब आता है, शियर के कारण आता है। अब शियर क्रैक कहां आते हैं, सपोर्ट पे आते हैं। और जो क्रैक्स आते हैं सपोर्ट पे वो ये ऐसे 45 डिग्री पर होते हैं, ठीक है। जो आपके कोने पे क्रैक होते हैं वो इस प्रकार से होते हैं, बीच में जो क्रैक होते हैं वो वर्टिकल क्रैक होते हैं, और यहां पे थोड़े वर्टिकल फिर ऊपर जाते हैं, थोड़े वर्टिकल फिर सीधे हो जाते हैं, मतलब 45 डिग्री पे चले जाते हैं। अब इसमें से अगर देखें तो जो एकदम बीच में क्रैक आते हैं उन्हें फ्लेक्सर क्रैक बोलते हैं, ठीक है। मतलब जो बीच में आते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, फ्लेक्सर क्रैक। जो यहां पर सेंटर और सपोर्ट के बीच में आते हैं इन्हें बोलते हैं फ्लेक्सर शियर क्रैक। जो आपके नीचे की तरफ पहले वर्टिकल होते हैं फिर 45 पे मुड़ते हैं, पहले वर्टिकल फिर 45 पे। और जो कोने पे क्रैक होते हैं इन्हें बोलते हैं शियर क्रैक। और ये वाले जो क्रैक होते हैं इनको डायगोनल टेंशन क्रैक भी कहा जाता है। अब इसमें अगर आप क्रैक्स देखो तो वो नीचे की तरफ थोड़ा ज्यादा ब्रॉड होगा और ऊपर की तरफ वो धीरे धीरे, क्योंकि ऊपर क्या आ रहा है, ऊपर कंप्रेशन आ रहा है तो कन्फाइनमेंट है, नीचे क्या आ रहा है, टेंशन, तो वहां क्रैक्स ज्यादा होंगे। मतलब क्रैक कहां ज्यादा होंगे, नीचे की तरफ। और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे क्रैक ऊपर बढ़ रहा है, ऊपर बढ़ रहा है तो वो डिक्रीज हो रहा है। मतलब मैक्सिमम एट न्यूट्रल, गलत। नीचे की तरफ कम होगा ऊपर बढ़ेगा, गलत। नीचे ज्यादा होगा ऊपर कम होगा, सही। और हर जगह सेम होगा, गलत। तो सी आंसर सही है। तो सपोर्ट पे आने वाले शियर क्रैक या डायगोनल टेंशन, बीच में आने वाले फ्लेक्सर क्रैक, वर्टिकल आते हैं, कोने वाले 45 पर आते हैं, और बीच में जो आते हैं वो फ्लेक्सर शियर क्रैक, वो पहले वर्टिकल फिर ऐसे। और हमेशा क्रैक नीचे ज्यादा होगा और न्यूट्रल एक्सिस पे जाते जाते कम हो जाएगा। अगला है हमारे पास द पार्ट ऑफ द स्लैब में बी कंसीडर्ड एज द फ्लेंज ऑफ द टी बीम। तो ये हमें टी बीम में याद रखना है। टी बीम और एल बीम को हम फ्लेंज्ड बीम भी बोलते हैं, ठीक है। टी बीम को हम शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के लिए डिजाइन करते हैं, वहीं पर एल बीम जो है उसे हम शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट और साथ में टॉर्शन के लिए भी डिजाइन करते हैं। एल बीम का एक और नाम है कॉर्नर बीम, या एल बीम का एक और नाम है एज बीम। और ये जो दोनों बीम हैं इन दोनों बीम को हम फ्लैंज्ड बीम भी बोलते हैं। और टी और एल बीम में एक बात और ध्यान रखनी है कि जब न्यूट्रल एक्सिस फ्लेंज में लाई करेगी, लाइज इन फ्लेंज, तो वो रेक्टेंगुलर बीम की तरह एनालाइज्ड या डिजाइन किए जा सकते हैं। अगर न्यूट्रल एक्सिस फ्लेंज में है, फ्लेंज में मतलब एक्स ए लेस देन इक्वल टू डी एफ, तब उनको रेक्टेंगल की तरह डिजाइन एनालाइज कर सकते हैं, ठीक। अब पार्ट ऑफ स्लैब, अब इसमें एक और बात समझना है कि जो हमारे पास टी और एल बीम होता है इनको भी हम दो क्लास में डिवाइड करते हैं। एक होता है आइसोलेटेड टी और एल बीम और एक होता है मोनोलिथिक। मोनोलिथिक टी और एल बीम का मतलब क्या होता है, जो बीम विद द स्लैब है इसका नाम है बीम विथ स्लैब। एसी बीम जिसमें स्लैब उसके साथ इंटीग्रली क्लास्टेड हो, इंटीग्रली क्लास्टेड हो, मतलब जब बीम बनी तब ही स्लैब बनी, ऐसे ये बीम बनती चली गई और स्लैब और बीम साथ में कास्ट हुई
तो ऐसे केस में इसको हम मोनोलिथिक कंस्ट्रक्शन बोलते हैं, मोनोलिथिक टी और एल बीम। और जब मान लो कोई टी बीम बने कहीं पर, पूरी अलग बनी, ये एल बीम कहीं पर जैसे फ्लाईओवर्स वगैरह में ये पूरा अलग बना, फिर इसके ऊपर स्लैब अलग रख रहे हैं, वो आइसोलेटेड है। आइसोलेटेड को क्या बोलते हैं, इनका जो ये ऐसी बीम है विच इज विथ फिक्स्ड फ्लैंज विड्थ, जिनकी फ्लैंज विड्थ फिक्स्ड है वो आइसोलेटेड है। ठीक, तो फ्लैंज हैज एडिक्वेट रेनफोर्समेंट ट्रांसफर्स टू द बीम, काफी रेनफोर्समेंट होता है। इट इज बिल्ट इंटीग्रली विद द बीम, ये बीम के साथ बनती है। ये क्या बोल रहा है, अ पार्ट ऑफ द स्लैब मे बी कंसीडर्ड एज फ्लैंज ऑफ द टी बीम, जो स्लैब का हिस्सा है वो टी बीम का फ्लैंज कब माना जाता है, ठीक है। इट इज इफेक्टिवली जब वो बीम स्लैब साथ में बने, जब इंटीग्रली कास्टेड हो। सारे ऑप्शन करेक्ट हैं, ये दोनों सही है, फिर ये भी सही होगा, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। इसमें मोनोलिथिक के अंदर यहां पर बीच में से आधा पोर्शन टी को कर देते हैं और आधा पोर्शन एल का, ये एल हो गया, ये टी वाला हो गया, ये टी हो गया, ये भी टी और ये एल, ठीक है। इसमें जो बी एफ का फॉर्मूला है वो है एलओ अपॉन एलओ बाय बी प्लस 4 प्लस बी डब्ल्यू। इसका जो हमारा बी एफ का फॉर्मूला है, इफेक्टिव फ्लैंज विड्थ, वो है 0.5 एलओ अपॉन एलओ बाय बी प्लस 4 प्लस बी डब्ल्यू। एलओ कितना होता है, एलओ होता है डिस्टेंस बिटवीन टू, ये भी पूछ सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर, और इसकी वैल्यू होती है सिंपली सपोर्टेड बीम में स्पान के बराबर, और कंटिन्यूस में होती है 0.7 टाइम दी स्पान। ठीक, अगर हमारे पास टी बीम है मोनोलिथिक, तो इसका बीएफ का जो फॉर्मूला है वो होता है एलओ बाय 6 प्लस 6 डीएफ प्लस बी डब्ल्यू। और जो एल बीम हमारे पास है, एल बीम का बीएफ का फॉर्मूला होता है, जस्ट आधा हो जाएगा, तो एलओ बाय 12 प्लस 3 डीएफ प्लस बी डब्ल्यू। और किसी भी केस में बीएफ बी से कम बराबर हो सकता है, ज्यादा नहीं हो सकता। बीएफ बी से ज्यादा हुआ तो बी के बराबर ही मानना है, बी एक्चुअल फ्लैंज विड्थ है। और टी और एल बीम संबंधित एक लास्ट बात और बता दूं, पूरा टी और एल बीम आपको रिवाइज करा दिया। एक लास्ट बात, जब भी एमओआर निकालेंगे, एक्स से निकालेंगे तो बीएफ यूज करेंगे, और जब भी लोड निकालेंगे तो एक्चुअल फ्लैंज विड्थ लेंगे। और एक्चुअल फ्लैंज विड्थ में स्ट्रेस वेरिएशन कर्वी लीनियर है, इसलिए इससे स्टडी करना डिफिकल्ट होता है। इसलिए इफेक्टिव इमेजिनरी फ्लैंज विड्थ मानी गई, जिसमें स्ट्रेस वेरिएशन को यूनिफॉर्म माना गया है। तो स्ट्रेस वेरिएशन अगर पूछें तो ये भी ध्यान रखना, इफेक्टिव फ्लैंज विड्थ में स्ट्रेस वेरिएशन यूनिफॉर्म और एक्चुअल में कर्वी लीनियर। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आरसीसी बीम आर देयर। तो आरसीसी बीम कितने प्रकार की, 3 प्रकार की। एक सिंगली, एक हमारे पास है अंडर रेनफोर्स सेक्शन, एक होता है बैलेंस्ड, एक होता है ओवर। जिसमें स्टील कंक्रीट साथ में फेल हो वो बैलेंस्ड, जिसमें स्टील हो वो अंडर, जिसमें कंक्रीट हो वो ओवर रेनफोर्स सेक्शन। तो आंसर क्या होगा, 3। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, द सेल्फ वेट ऑफ द फुटिंग। फुटिंग के अंदर आप ये ध्यान रखना, फुटिंग के अंदर जब हम उसका एरिया निकालते हैं, तो फुटिंग का एरिया निकालने, और इन पे सेल्फ नेट अपवर्ड प्रेशर पे काफी क्वेश्चन आते हैं। तो फुटिंग का जब भी हम एरिया निकालेंगे तो 1.1 इंटू PW लेंगे, ठीक है। और यहां पर हम लेंगे SBC ऑफ सॉइल। अब इसमें ध्यान रखना, ये जो हमने 0.1 10% एक्स्ट्रा लिया है, इसमें फुटिंग का सेल्फ वेट ऑफ फुटिंग भी, जिसको डिजाइन कर रहे हैं, वो भी लिया जाता है। एरिया में फुटिंग का सेल्फ वेट लेते हैं, बट ये ध्यान रखना है, चाहे WSM हो या LSM, यहां पर जो लोड है वो वर्किंग लोड ही लिया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मतलब LSM में हम क्या करते हैं, फैक्टर्ड लोड लेते हैं जनरली, बट एरिया निकालने में फुटिंग में कभी भी फैक्टर्ड लोड नहीं लेना है, हमेशा वर्किंग लेना है, बट सेल्फ वेट कंसिडर करना है।
दूसरा जो एस्पेक्ट मेन ध्यान रखना है, जब भी नेट अपवर्ड प्रेशर निकालेंगे, नेट अपवर्ड प्रेशर, तो इसमें लोड आप एलएसएम में फैक्टर्ड लोड ले सकते हो, डब्ल्यूएसएम में वर्किंग लोड लो, जहां जैसा लेना है, और अपॉन में यहां पे आप एरिया रखोगे प्रोवाइडेड। ठीक है, तो आप यहां फैक्टर्ड लोड कर सकते हो एलएसएम में, डब्ल्यूएसएम में, बट यहां वो 10% नहीं लेना है। मतलब इसमें ध्यान रखना है, वो जो 10%, वो जो सेल्फ वेट होता है फुटिंग का, वो नेट अपवर्ड प्रेशर में नहीं लेना है। दो बातें हैं सिंपल सी, नेट अपवर्ड प्रेशर में सेल वेट नहीं लेना है, लोड जो जैसा लेते हैं वैसा लो। एरिया निकालने में सेल वेट लेना है, बट एरिया हमेशा सर्विस या वर्किंग लोड लेना है, लोड। तो अपवर्ड प्रेशर निकालने में फुटिंग का सेल्फ वेट नहीं लिया जाता है, सही बात है। अपवर्ड प्रेशर निकालने में सेल्फ वेट लिया जाता है, गलत बात है। एरिया निकालने में सेल्फ वेट नहीं लिया जाता है, गलत बात है। तो जब ये दो हो तो ये भी तो नहीं होगा, तो आंसर होगा सिर्फ ए वाला सही है। सेल्फ वेट हम सिर्फ एरिया में लेते हैं, नेट में नहीं, एरिया में लेते हैं, नॉट कंसीडर्ड। अपवर्ड प्रेशर के लिए नहीं लेते, सही बात है। ये बोल रहा है अपवर्ड के लिए लेते हैं, गलत बात है। ये बोल रहा है एरिया के लिए नहीं लेते, जबकि लेते हैं, तो गलत बात हुई ना, ये एरिया में तो ले रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, मिनिमम स्पेसिंग बिटवीन हॉरिजॉन्टल पैरेलल रेनफोर्समेंट। ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी। जो बीम हमारी होती है उसमें जो हम रेनफोर्समेंट बार प्रोवाइड करते हैं, उनके बीच की जो मिनिमम हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग होती है, इट शुड नॉट बी लेस देन डायामीटर ऑफ लार्जर बार, अगर अलग अलग डाया के बार्स हैं तो, या फिर कोर्स एग्रीगेट जो पत्थर ले रहे हैं उसका जो मैक्सिमम साइज है प्लस 5 mm, विच एवर इज मोर। ये इसका नियम है। और अगर मान लो कि हम लेयर्स में बार दे रहे हैं, मतलब टेंशन में ही हमने 2 लेयर में बार दी हैं, तो 2 बार के बीच की जो वर्टिकल स्पेसिंग है मिनिमम, इट शुड नॉट बी लेस देन 15 mm और 2/3 द साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट और डायामीटर ऑफ लार्जर बार विच एवर इज मोर। वर्टिकल स्पेसिंग है 15 या डाया या 2/3 ऑफ कोर्स एग्रीगेट, और हॉरिजॉन्टल है डाया लार्जर या कोर्स एग्रीगेट साइज प्लस 5 mm। अब हमसे क्या बोला है, मिनिमम हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग, स्पेसिंग पैरेलल रेनफोर्समेंट, 2 सरिये पैरेलल हैं उनके बीच में, जिनका सबका साइज सेम है, तो कितना होना चाहिए। डायामीटर ऑफ बार सबका सेम है, तो जितना खुद बार का डाया है उतना, या फिर कोर्स एग्रीगेट के साइज का प्लस 5। तो बार के डाया का कितना टाइम्स लेना है, 1 टाइम लेना है, 2.5, 3 या 3.5। तो सही आंसर क्या होगा, 1 टाइम लेना है। मतलब ए विल बी दी करेक्ट आंसर। तो यहां पर ये हमारा ए आंसर इसका करेक्ट है। तो ये हमने यहां पे डिस्कस करे आरसीसी का क्वेश्चन। अब है अगला क्वेश्चन, एरर ड्यू टू अर्थ कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन। तो ये सर्वे से क्वेश्चन है, इसको विजय सर डिस्कस करेंगे आपके साथ। ओके, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 to 30 तक कि कैसे हमारे पास फ्रॉम दी सर्वेइंग टू दी इरिगेशन पार्ट कैसे हमारे पास ये क्वेश्चन जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो क्वेश्चन है हमारे पास, एन एरर ड्यू टू अर्थ कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन इज टू बी करेक्टेड यूजिंग। तो देखो दोनों मिला के बात चल रही है कि कर्वेचर भी हो और साथ में किसकी बात है, रिफ्रैक्शन की भी। दोनों से मिलके बनने वाले एरर को कैसे हम जो है वो समझते हैं। तो एरर जो होता है उसी का उल्टा क्या लगता है, कर्वेचर लगता है हमारे पास, सॉरी करेक्शन लगता है। तो बात करेंगे यहां पर हमारे पास, हम ये वाला केस तो ऑलरेडी पहले देख चुके हैं, नेगेटिव साइन के साथ आता है ये, ध्यान रखिएगा इस बात का कि यही हमारे पास फॉर्मूला है विच इज रेफर्ड फॉर दी हमारे पास कर्वेचर प्लस रिफ्रैक्शन करेक्शन। ये जो फॉर्मूला है ये हमारे लिए बनता है किसके लिए, अगर वो पूछता सिर्फ ओनली फॉर दी कर्वेचर पार्ट, ठीक है, कि अगर सिर्फ कर्वेचर की वजह से क्या हमारे पास करेक्शन होगा या एरर क्या होगा हमारे पास, तो वो निकल कर आएगा ये, और ये भी कैसे आएगा, नेगेटिव साइन के साथ। ये जो फॉर्मूला है ये आपको ध्यान रखना है, जो कि रिफ्रैक्शन के लिए है, और ये कितना आएगा हमारे पास, अगेन फॉर दी पॉजिटिव साइन। एक और बात ध्यान रखिएगा
कि हम यहीं से जो है वो इसी फॉर्मूले का यूज करके, इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम निकाल सकते हैं क्या, वो है हमारे पास डिस्टेंस ऑफ विजिबल होराइजन। तो डिस्टेंस ऑफ विजिबल होराइजन की अगर हम बात करें तो वो निकल कर आता है हमारे पास, हमें डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस ऑफ विजिबल होराइजन। तो वो जो डिस्टेंस है वो कम आउट टू बी एज 3.57 रूट ऑफ एच के बराबर, और वहीं पर हमारे पास एक और फॉर्मूला बनता है d इज इक्वल टू 3.85 रूट ऑफ एच के बराबर। तो ये h जो है, दिस कैन बी दी एनी ऑफ दी हाइट, या तो ये हमारे पास हाइट होगी हाइट ऑफ ऑब्जर्वर, या हाइट जो ऑब्जर्वर है उसकी आई है, हाइट ऑफ ऑब्जर्वर आई, या फिर यही h हमारे पास किसके लिए हो सकता है, या फिर ये हो सकता है हाइट ऑफ लाइट हाउस। दोनों में से कुछ भी हो सकता है, उस पर डिपेंड करेगा कि कितना हमारे पास हमारा विजिबल होराइजन का डिस्टेंस निकल कर आ रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग डैम्स इज क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चरल डिजाइन। तो देखो, जब डैम्स का क्लासिफिकेशन करते हैं, एक होता है बेस्ड ऑन स्ट्रक्चरल डिजाइन, एक होता है बेस्ड ऑन पर्पस, ठीक है, और एक होता है हमारे पास पर्पस या यूज कह लो, और एक होता है हमारे पास बेस्ड ऑन ओवरफ्लो। तो पर्पस के बेसिस पे हम क्या देखना चाहते हैं, हमने हमारा जो डैम बनाया वो किस लिए बनाया, पानी को स्टोर कराने के लिए बनाया, या फिर इसे डाइवर्ट करने के लिए बनाया। किस लिए बनाया, पानी को स्टोर करने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए। तो डाइवर्जन डैम हो गया, स्टोरेज डैम हो गया, या डिटेंशन डैम हो गया। हमें अगर वहां से सिल्टिंग जो है, हमें सिल्टिंग कराना हो, तो भी हम अगर कुछ अमाउंट का सिल्ट रोकना चाहते हैं, उस पर्पस के लिए भी हम डिटेंशन डैम बना सकते हैं। तो पर्पस और यूज के वजह से स्टोरेज, डाइवर्जन या सिल्टिंग हो गया। बेस्ड ऑन दी ओवरफ्लो, तो अगर हम पानी डैम के ऊपर से निकालना चाह रहे हैं स्पिलवे लगाकर, तो ऐसे कौन कौन से डैम है जिनके ऊपर से पानी निकाला जा सकता है, तो यहां पर हमारे पास जिनमें स्पिलवे लगाया जा सकता है, जिनमें हमारे पास नॉन ओवरफ्लो कैटेगरी के डैम बनते हैं। तो जिनमें स्पिलवे लग जा सकता है उन्हें बेसिकली ओवरफ्लो टाइप कहा जाता है, जिनमें नहीं लग सकता उन्हें नॉन ओवरफ्लो टाइप कहा जाता है। स्ट्रक्चरल डिजाइन के बेसिस पे अगर बात की जाए कि कैसा स्ट्रक्चर का डिजाइन है, तो आपको ध्यान रखना होगा, चाहे आप ग्रेविटी डैम की बात कर लो, या फिर आप आर्च डैम की बात कर लो, या फिर बट्रेस डैम की बात कर लो, थ्री मोस्ट इंपोर्टेंटली डिजाइंड या मोस्ट वाइडली डिजाइंड डैम्स हैं। तो स्ट्रक्चर ग्रेविटी डैम हो गया, स्ट्रक्चर डैम हो गया, आर्च डैम हो गया, या फिर बट्रेस डैम हो गया। आंसर क्या हो जाएगा, ए इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते, क्वेश्चन है हमारे पास फ्रॉम द हाइड्रोलॉजी, प्रेसिपिटेशन इक्वल टू एवेपोरेशन प्लस रन ऑफ। तो ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी ध्यान कर मतलब रख चुके हैं कि जब भी हमारे पास बारिश होगी तो कुछ पानी उसमें से उड़ जाएगा, कुछ पानी उसका बारिश मतलब हमारे पास रन ऑफ बन जाएगा। बात तो सही लग रही है। अगर बात करें यहां पर, तो हमारे पास अगर प्रेसिपिटेशन को देखा जाए, तो प्रेसिपिटेशन को भी देखना है फिर से। अगर इवेपोरेशन को यहां भेज दूंगा तो रन ऑफ माइनस इवेपोरेशन, क्या बारिश हमारे पास रन ऑफ में से निकला हुआ इवेपोरेशन या रन ऑफ में से इवेपोरेशन को हटा दे तो क्या बचा हुआ बारिश बचेगा, नहीं कह सकते, कैन नॉट बी सेड। प्रेसिपिटेशन इक्वल टू इनफिल्ट्रेशन प्लस रन ऑफ, क्या हमारे पास प्रेसिपिटेशन का मतलब ये होता है कि जितना पानी आया वो आधा जमीन में चला गया, आधा रन ऑफ चला गया, बात ये भी सही है, इज ऑल्सो करेक्ट। क्या इवेपोरेशन इक्वल टू प्रेसिपिटेशन प्लस रन ऑफ है, तो क्या हमारे पास यहां से प्रेसिपिटेशन में रन ऑफ इधर भेज दो तो क्या इवेपोरेशन में रन ऑफ माइनस करके प्रेसिपिटेशन निकलेगा, बिल्कुल भी नहीं कह सकते, दिस इज रॉन्ग। अब बात ये आती है, जब बारिश होगी तो इवेपोरेशन बारिश के बाद ही होगा या हमारे पास कंटिन्यूस प्रोसेस है, तो कंटिन्यूस प्रोसेस है, इसलिए इसको हटाया जा सकता है। तो पहला वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी वुड बी दी मोस्ट अप्रोप्रिएट वन, ऑप्शन सी सबसे अप्रोप्रिएट हो जाएगा। तो यहां पर ये आंसर जो है वो हमारे पास गलत जो है वो दे रखा है। आपको ध्यान रखना है, प्रेसिपिटेशन का कुछ हिस्सा जमीन में जाएगा, कुछ हिस्सा
हमारे पास रन ऑफ में जाएगा। तो ये गलत दे रखा है, एसएससी के अंदर भी गलत दे रखा था। दिस इज द करेक्ट आंसर, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। इन अ जियोडेटिक सर्वे द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कंसिडर्ड एज व्हाट, क्या माना जाता है? तो ये तो सबको पता ही है, वर्टिकल, किसी सरफेस को वर्टिकल मानना मतलब ही नहीं है, इंक्लाइंड मानना मतलब ही नहीं है, हॉरिजॉन्टल मानना मतलब ही नहीं है, वो तो प्लेन पे डिपेंड करेगा। कर्व्ड माना जाता है, बिल्कुल सही बात है। जब कर्व्ड मानते हैं तो मेजरमेंट कैसे होते हैं? हमारे पास कर्व मेजरमेंट होते हैं। ट्राइंगल कैसा बनेगा? ट्राइंगल बनेगा स्फेरिकल। क्या बनेगा? स्फेरिकल ट्राइंगल बनेगा। स्फेरिकल ट्राइंगल बनता है, एक बार ध्यान रखिएगा, यहां से कुछ टर्म्स आपको पता होना चाहिए। स्फेरिकल एक्सेस, स्फेरिकल एक्सेस का मतलब यह होता है कि हमारे स्फेरिकल ट्राइंगल के हमारे पास सम ऑफ एंगल्स ऑफ स्फेरिकल ट्राइंगल, ठीक है, माइनस सम ऑफ प्लेन ट्राइंगल, सम ऑफ प्लेन ट्राइंगल, सॉरी सम ऑफ एंगल्स ऑफ प्लेन ट्राइंगल। एंगल्स ऑफ प्लेन ट्राइंगल, इनका जो भी डिफरेंस आएगा वही क्या कहलाता है? स्फेरिकल एक्सेस कहलाता है, ठीक है। एक और बात ध्यान रखिएगा स्फेरिकल ट्राइंगल से रिलेटेड, कि जो हमारे पास सम ऑफ एंगल्स होता है, सम ऑफ एंगल जो होगा, तो हर एक एंगल जो है हमारे पास वो 180 डिग्री से छोटा ही होगा, ठीक है, 180 डिग्री से बड़ा नहीं हो सकता। तो सम ऑफ एंगल जो है दैट हैज टू बी लेस देन 540 डिग्री, 540 डिग्री से छोटा ही होना चाहिए। एक और बात ध्यान रखिएगा, ईच एंगल हैज टू बी लेस देन 180 डिग्री। हर एक एंगल 180 डिग्री से छोटा ही होगा। तीनों का सम करने जाएंगे तो 540 डिग्री से छोटा ही आएगा। ये किसकी बात कर रहा हूं मैं? स्फेरिकल ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, जो कि बेसिक चीजें हैं, पता होनी चाहिए, नहीं पता हो तो। एक और बात ध्यान रखिएगा स्फेरिकल ट्राइंगल से रिलेटेड, कि जितनी भी हमारे पास लाइनें बनती हैं, हमारे पास सम ऑफ एनी टू लाइन्स इज ग्रेटर देन थर्ड लाइन। किसी भी दो लाइन का समेशन तीसरी लाइन से हमेशा ज्यादा ही होगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो अर्थ कैसा माना जाता है? कर्व माना जाता है, ठीक है, कर्वेचर मानते हुए ये 3 पॉइंट ध्यान रखिएगा विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हमारे पास B100 डेज है, D140 हेक्टेयर्स पर क्यूबिक फाइंड डेल्टा, तो डेल्टा के लिए बेसिक सी बात आपको पता होनी चाहिए कि क्या होता है डेल्टा। डेल्टा इज इक्वल टू 8.64। पहले देख लो किस में मांगा है भाई, सेंटीमीटर मांगा है, तो क्या लिख लेना चाहिए फॉर्मूला अपने को? 864 इंटू बी बाय ड्यूटी के बराबर। तो बेसिक से क्वेश्चन है, आराम से बन जाने चाहिए। क्या बनेगा ये? 864 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 1400। तो क्या हम इसको सॉल्व कर पाएंगे, हाँ या ना? चलिए देखते हैं। तो हमारे पास यहां पर ये तो कैंसिल आउट हो जाता है, बचता है 864 बाय 14। तो हम ये जानते हैं कि 14 का हाफ होता है 7। अगर हम 1400 का हाफ करते 700 बनता, और 700 से क्वांटिटी ज्यादा है, मतलब कि ये हमारे पास 50 से तो वैल्यू ज्यादा ही आएगी। अगर 50 से ज्यादा ही आएगी तो कितनी ज्यादा आएगी? 750 से हमें जाना है कहां तक? 864 तक, ठीक है। तो अभी देखो 14 का टेबल आप जो है वो 750 के बाद काउंट करो, तो 750 के बाद अगर आप काउंट करोगे 850 तक भी 14 का टेबल है, आपको काउंट करना है। 140 तक जा पा रहे हैं क्या हम? आर वी गोइंग अप टिल 140? 750 के बाद, तो 750 के बाद हम 140 तक गए क्या? तो 750 से हम 850 तक भी काउंट करते हैं तो 100 ही होता है। 140 तो गए नहीं, सिर्फ 14 ऊपर गए हैं। तो ये सोचना है कि हमारे पास हम 50 के बाद हम डायरेक्टली 10 टाइम्स और ऊपर उठ सकते हैं,
10 टाइम ऊपर उठ सकते हैं क्या? नहीं उठ सकते 10 टाइम्स, एग्जैक्टली 10 टाइम ऊपर तो नहीं उठ सकते, उससे कुछ कम पर ही रहेंगे। कहां तक पहुंचेंगे? नियर अबाउट हमारी वैल्यू यहां तक कुछ जानी चाहिए, ठीक है, नियर अबाउट यहां तक कुछ जानी चाहिए। कहां तक जा पाएंगे हम? 10 टाइम्स 14 10 तो नहीं जा पाएंगे। एग्जैक्ट आंसर हमारे पास क्या निकल कर आ रहा है? 61.71 आ रहा है। कैसे आ रहा है ये चेक कर लेते हैं एक बार। एग्जैक्ट आंसर हमारे पास 864, 50 है तो 864 डिवाइडेड बाय 14, 61.70, ठीक है। तो 14 है 150 50, अच्छा चलो ठीक है, फाइन फाइन फाइन। हम 700 से 750 से जो है वो 14 के टेबल में सोचना है, तो वी आर थिंकिंग इन रॉन्ग वे, ठीक है। बिना कैलकुलेट करके भी आंसर निकाला सकता है, लेकिन सोचना थोड़ा सा सही होगा। मैंने थोड़ा सा गलत सोच लिया है, आप लोगों को ध्यान रखना है कि आप इतना ज्यादा गलत आप ना सोचें, है ना, ठीक है। मैंने थोड़ा गलत सोच लिया कि मैंने टेबल को 7 के टर्म्स में काउंट कर लिया, कट करने के बाद 750 मैंने गलत कर लिया, वो 700 है एक्चुअली में, सही है। 14 का आधा 700 होगा, मैंने 750 के फॉर्म में काउंट कर लिया, तो ये गलत आंसर हो जाएगा। आंसर क्या सही हो जाना चाहिए? बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। दैट वाज अ मिस्टेक फ्रॉम माय साइड, आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। आंसर जो है वो अब नियर अबाउट जो है वो हम 10 टाइम्स ऊपर पहुंच ही रहे हैं, तो हम जो है वो 700 से जो है वो 10 टाइम ऊपर पहुंच ही जाएंगे, तो आंसर वुड बी 61.71 के फॉर्म में आंसर आ जाएगा, ठीक है। गुंटर्स चेन इज, तो गुंटर्स चेन के बारे में हम क्या क्या जानते हैं, चलिए ठीक है। तो गुंटर्स चेन के बारे में जब इन्होंने लेंथ ही पूछ लिया है तो ये पता होना चाहिए कि 66 फीट का हमारे पास चेन होता है, इसमें 100 लिंक्स होती हैं, और 66 फीट को कैसे रिलेट करते हैं? ये रिलेट होता है हमारे पास हमारे पास ये एक क्रिकेट पिच के बराबर होता है, ठीक है। ये हमारे पास एक क्रिकेट पिच के बराबर होगा, विच इज बेसिकली इक्वल टू 22 यार्ड के बराबर, ठीक है। हमारे पास ये गुंटर्स चेन किस लिए बहुत अच्छे काम में आती है? ये हमारे पास जो है वो डिस्टेंस को माइल्स में काउंट करने के लिए ज्यादा सुटेबल होती है, माइल्स में काउंट करने के लिए ज्यादा सुटेबल होती है, और हमारे पास ये एरिया को एकड़ में काउंट करने के लिए ज्यादा सुटेबल होती है। इसीलिए हमारे पास जो है वो गुंटर्स चेन बहुत पहले जो है वो ब्रिटिशर्स के द्वारा यूज की जाती थी, so that they used to calculate the areas into the acres and distance into the miles। तो हमारे पास जो 66 फीट का डिस्टेंस जो है ये यूजुअली हमारे पास 20.12 मीटर के बराबर निकलकर आता है। तो ये बेसिक सी चीजें ध्यान रखनी है। अनदर क्वेश्चन दैट वी हैव इज टेम्पररी स्पर्स आर आल्सो कॉल्ड। तो स्पर्स हमारे पास जो है वो हमारे पास, हम डाइक्स की बात कर लें, स्पर्स की बात कर लें, एक ही मतलब होता है इनका कि ये टेम्पररी स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं किसी भी रिवर से कोर्स को चेंज करने के लिए। हमें रिवर में, स्ट्रीम में कोई भी पैरामीटर चेंज करना हो, चाहे वो डेप्थ ऑफ फ्लो हो या फिर हमारे पास वो हमारे बैंक्स हो, चेंज करना होता है तो उनके लिए स्पर्स या डाइक्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो हमें अल्टीमेटली हमारे रिवर के किसी भी कोर्स को चेंज करना हो, चाहे वो डेप्थ ऑफ फ्लो हो, चाहे वो विड्थ हो, चाहे वो हमारे पास जो है वो हमारे किसी भी रिवर का सेक्शन अगर हमें चेंज करना हो, बैंक चेंज करना हो, उसके लिए इन्हीं का इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं वियर्स की। तो वियर एक्चुअली में क्या है हमारे पास? ये एक डिवाइस है, ये एक डिवाइस है जो कि हम बनाते हैं, जो हम लगा सकते हैं, बना सकते हैं, वॉट एवर यू कॉल इट एज, जो कि क्या करता है? ये फ्लो रेट मेजर करता है, फ्लो रेट मेजर करता है ऑफ हमारे पास किसी भी रिवर की जगह मैं कहता हूं ओपन चैनल फ्लो, ओपन चैनल फ्लो। तो ये फ्लो रेट मेजर करने में काम आ जाता है। कैनाल का सिर्फ एक काम होता है ट्रांसपोर्टिंग का, ट्रांसपोर्ट वाटर किसको? टू द फील्ड्स, ठीक है। इसके अलावा बराज, तो बराज जो है वो हमारे पास फ्लो को कंट्रोल करने में काम आता है। हमें अगर भेजना तो भेजेंगे, नहीं भेजना तो भेजेंगे, गेट्स के थ्रू ऑपरेट करके इसको हम कर सकते हैं। बंस जो है वो एक्चुअली में हमारे पास रिवर्स को कंट्रोल करने में काम आता है। हमारे रिवर ज्यादा फैल ना जाए, कोर्स जो है वो चेंज ना हो जाए, बैंक जो है वो हमारे पास चेंज ना हो जाए, उन्हीं को कंट्रोल करने में काम आता है हमारे पास हमारे बंस, जिन्हें गाइड बंस भी कहा जाता है।
तो टेम्पररी स्पर्स आर ऑल्सो कॉल्ड बंस भी इन्हें कहा जा सकता है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। विच शेप्ड लाइन्स इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ अ रिज। ठीक है, तो रिज का मतलब क्या होता है? किसी भी जगह की टॉप मोस्ट लाइन। टॉप मोस्ट लाइन रिज लाइन कहा जाता है, टॉप मोस्ट पॉइंट रिज कहा जा सकता है। तो टॉप मोस्ट लाइन रिज लाइन के प्रेजेंस को बता रहा है। तो ये लाइन किस शेप की बनती है? कहीं पर भी आप पहाड़ बनाओगे तो ये जो शेप, ये जो लाइनें बनेंगी, दिस लाइंस आर गोइंग टू बी ऑफ, ये अगर आपने लाइन बना ली, दिस इज द रिज लाइन, तो रिज लाइन के अलोंग ये जो लाइन दिखाई दे रही, ये सारी की सारी कैसी है? यू शेप्ड की लाइन है। और अगर हमने कल को यहां पर कोई वैली लाइन बनाना चाहा, तो वैली लाइन जो है वो हमारे पास कुछ इस तरीके से बनती है। दिस इज दी वैली लाइन। इन पॉइंट को टच करने लाइन जो बनेगी वो क्या बनेगी? वैली लाइन बनेगी। तो वैली लाइन देखना थोड़ा सा मुश्किल है आप लोगों के लिए, थोड़ी सी क्लियर बनाता हूं। तो ये जो बन रही लाइन हमारे पास, दिस आर बेसिकली इन पॉइंट्स को टच करने वाली लाइन, ये है वैली लाइन। तो ध्यान ये रखना है कि रिज लाइन और वैली लाइन में और क्या सवाल बन सकते हैं। तो अगर हमारे पास हमारी रिज लाइन में ऐसी बन रही है, तो रिज लाइन में जो कॉन्केविटी है वो हमारे पास घटती हुई तरफ, अगर घटती हुई तरफ बन रही है, वैसे तो हमारे पास ये लाइनें जो है, जो रीडिंग है, ये रीडिंग मुझे थोड़ी सी, अगर रिज लाइन बताना तो बढ़ती हुई दिखानी पड़ेगी। तो दिस इज गोइंग टू बी 8 9 10 11 12। तो अगर हमारे पास कॉन्केविटी के डायरेक्शन में बढ़ती हुई रीडिंग मिलती कंटूर्स की, किस तरफ है कॉन्केविटी? इस तरफ है कॉन्केविटी, ये डायरेक्शन कॉन्केविटी का, तो ये बनती है क्या? रिज लाइन बनती है। और अगर मेरे पास रीडिंग जो है वो बढ़ती चली जाए, 12 11, मतलब घटती चली जाए, इधर बढ़ने को बोलो 10 9 8, तो ऐसे में हमारे पास क्या हो रहा होगा? इसी को देख लो आप, ये वाली जो लाइन है ये हायर एलिवेशन की है, फिर ये लोअर एलिवेशन है, फिर ये लोअर एलिवेशन है, फिर ये लोअर एलिवेशन है। तो जैसे जैसे हम कॉन्केविटी डायरेक्शन में घट रहे हैं, रीडिंग घट रही है। तो रीडिंग अगर घट रही है तो इसे क्या कहा जाएगा? दिस विल बी रेफर्ड एज अ वैली लाइन कही जाएगी। क्या कही जाएगी? वैली लाइन कही जाएगी। तो जनरली हमारे पास किस शेप की होती है रिज? यू शेप की होती है। जेड शेप कुछ भी नहीं होता, एस शेप कुछ भी नहीं होता, एल शेप कुछ भी नहीं होता। कंटूर्स के प्रेजेंस में इनका कोई मतलब नहीं होता, सिर्फ यू और वी शेप लाइंस को जो है वो इंपॉर्टेंस है। आंसर क्या हो जाएगा? बी इज द करेक्ट आंसर। अ फॉल इज कंस्ट्रक्टेड टू, एक फॉल क्यों बनाया गया? तो फॉल बनाया जाता है हमारे पास जिसे हम कहते हैं कैनाल फॉल। कैनाल फॉल बनाया जाता है कि जो हमारे ग्राउंड का स्लोप है, ग्राउंड का स्लोप ज्यादा है और हमारे पास रिक्वायर्ड कैनाल स्लोप कम है। तो अगर ग्राउंड का स्लोप ज्यादा है और कैनाल का स्लोप कम है, तो कैनाल हवा में तो चला नहीं सकते, क्योंकि ग्राउंड तो ऐसे जा रहा है, कैनाल को ऐसे चलना है। तो कैनाल का स्लोप वही रखना है बस। अब कैनाल को इस जोन पे लेकर आना है, तो यहां तक लेकर आने के बाद गिरा दिया, फिर यहां पर उसी स्लोप पे चले, फिर गिरा दिया, फिर उसी स्लोप पे चले। तो अगर ग्राउंड स्लोप ऑलरेडी ज्यादा है और हमें रिक्वायर्ड स्लोप कम चाहिए होता है, तो हम उस टाइम पे बनाते हैं क्या? कैनाल फॉल बनाते हैं, जो क्या कराएगा? हमारे कैनाल की जो सरप्लस एनर्जी है, जो सरप्लस एनर्जी है, उस सरप्लस एनर्जी को क्या करा देगा? डिसिपेट करा देगा। क्योंकि जब पानी ऊपर से नीचे उतरे, हायर लेवल से नीचे लेवल पर आएगा अचानक से, तो बहुत एनर्जी होने के कारण क्या करता है? ये जो है वो इरोजन कराता है। तो हमारे उस सरप्लस एनर्जी को डिसिपेट कराना, उसे हमारे पास से जो है वो रिमूव कराना, वो काम करता है। तो मेंटेन सरप्लस एनर्जी, मेंटेन कराने का काम बिल्कुल भी नहीं होता। ओवरकम सरप्लस एनर्जी, ये कोई मतलब ही नहीं होता। क्रिएट सरप्लस एनर्जी क्रिएट कहां से करेगा? कर कहां से रहा? ये वो तो हमें डिस्ट्रॉय करवानी है।
तो आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। अब ये पता होना चाहिए कि फॉल हमारे पास कितने प्रकार के हैं। आपके पास जो ये फॉल है आपका ओगी फॉल की बात कर लो, इसके अलावा आप बात कर लो रैपिड फॉल की बात कर लो, और क्या बात है आपके वर्टिकल फॉल की बात कर लो। इसी के अलावा और क्या बात की जा सकती है, तो मोंटेक फॉल की बात कर लो, और कौन सा होता है स्ट्रेट ग्लेसियस की बात कर लो, और क्या इंग्लिश की बात कर लो। सो दीज आर फ्यू ऑफ दी फॉल्स जो कि हम बनाते हैं अलग अलग कंडीशंस में, नाम पता होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है द डिग्री ऑफ कर्व फॉर 20 मीटर चेन इज, 20 मीटर की चेन के लिए डिग्री ऑफ कर्व क्या कहलाता है। तो डिग्री ऑफ कर्व क्यों डिफाइन करते हैं, क्योंकि हमारे पास हमें बहुत ज्यादा बड़े रेडियस के कर्व को मेजर करना मुश्किल होता है, डायरेक्टली डिग्री ऑफ कर्व से बता पाते हैं। तो इन दैट केस अगर हम बात करें तो हमारे पास फॉर 30 मीटर चेन, 30 मीटर चेन के लिए डिग्री ऑफ कर्व क्या बनता है हमारे पास, द एग्जैक्ट आंसर कम्स आउट टू बी 1718.9 डिवाइडेड बाय आर विच कैन बी टेकन एज 1720, राउंड ऑफ करके कैलकुलेशन के पार्ट में 1720 लिया जा सकता है, 1720 डिवाइडेड बाय आर के बराबर। अगर वहीं पर बात करूं फॉर 20 मीटर चेन, 20 मीटर चेन के लिए क्या होगा, तो सिंपल सा फंडा है, ये 30 मीटर के लिए आप इसको 30 से डिवाइड कर लो, 20 से मल्टीप्लाई करके देख लो, आपके पास जो आंसर है आपको याद रखना है, ठीक है। तो आपको जो आंसर है याद रखना है 1720 है, डिवाइड बाय 30 कर लिया और इसी को आपने 20 से मल्टीप्लाई कर लिया, आंसर आ रहा है 1146। अब 1146 याद नहीं रखना है, आप क्या कर लो इसको, आप इसको ध्यान रख लो, इस इज गोइंग टू बी 1150 डिवाइडेड बाय आर के बराबर। नियर अबाउट आंसर है, ध्यान रखना है कि आपको जो है वो एग्जाम में जज करना आसान हो जाए। तो 1146 और 1720, आंसर क्या आ जाएगा यहां पर 1718.9 डिवाइडेड बाय आर के बराबर। तो 1150 ध्यान रखना, 1720 ध्यान रखना, इसी के नियर अबाउट आंसर जो आएगा वही आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो यहां पर हमारे पास अभी क्या आंसर आ रहा है 1150, एग्जैक्ट आंसर क्या है 1145.92 डिवाइडेड बाय आर के बराबर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इफ क्रेस्ट लेंथ इज इक्वल टू द विड्थ ऑफ द चैनल देन इट इज कॉल्ड। तो देखो पहले तो ये समझना है कि क्रेस्ट लेंथ होगी बेसिकली कहां पर, तो वियर के ऊपर होती है हमारे पास क्या, क्रेस्ट लेंथ, वियर के ऊपर होती है हमारे पास क्रेस्ट लेंथ। पहले समझना है कि वियर हमारे पास जो है वो क्लासिफाइड है, बेस्ड ऑन देयर शेप दे आर क्लासिफाइड इनटू वेरियस कैटेगरीज। एक हमारे पास शेप बनता है इसका रेक्टेंगुलर वियर, एक शेप बनता है इसका विच इज रेफर्ड एज ट्राइंगुलर वियर, और एक शेप बनता है इसका दैट इज रेफर्ड एज ट्रेपेजोइडल वियर। ठीक है, तीन तरह के शेप है इसके। अब ये ध्यान रखना जो रेक्टेंगुलर वियर है वो दो तरीके के बनते हैं, एक कहलाता है सप्रेस्ड वियर और एक कहलाता है कॉन्ट्रैक्टेड वियर। मतलब कि अगर हमारे पास हमने किसी ओपन चैनल फ्लो से हमने कहीं पर वियर बना दिया तो पानी इसके ऊपर से निकलेगा, तो अगर पूरी की पूरी विड्थ में हमने वियर बना दिया तो पानी का लेवल कम हो जाता है, मतलब हमारे पास ज्यादा बड़े एरिया से वियर को पानी निकलने की कंडीशन मिलती है तो लेवल थोड़ा सप्रेस हो जाता है, ऐसे कहते हैं सप्रेस्ड वियर। तो हमारे पास सप्रेस्ड वियर के केस में क्या हो जा रहा है, जो क्रेस्ट लेंथ है वो हमारे पास अच्छी खासी लंबी हो जाती है। इफ क्रेस्ट लेंथ इज इक्वल टू द विड्थ ऑफ द चैनल, अगर हमारे पास चैनल की विड्थ के बराबर, चैनल की जो विड्थ है उसके बराबर अगर हमारे पास क्रेस्ट लेंथ है, जितनी चैनल की विड्थ है उतनी ही क्रेस्ट की लेंथ है, तो हमारे पास ऐसे टाइप के वियर को कहा जाता है सप्रेस्ड वियर। क्या कहते हैं इसे, सप्रेस्ड वियर। कॉन्ट्रैक्टेड वियर कैसा होता है, ये आपका चैनल है और चैनल में आपने सिर्फ इतनी सी जगह दी है पानी को फ्लो करने की या इसके ऊपर से निकलने की, तो ऐसे में चैनल की विड्थ तो ज्यादा है, चैनल की विड्थ ज्यादा है, पानी यहां से निकलेगा, क्रेस्ट की लेंथ बहुत कम है। तो अगर क्रेस्ट की लेंथ कम होती है, तो क्रेस्ट लेंथ इज इक्वल की जगह अगर होता
लेस, इफ क्रैश लेंथ इज लेस देन टू द विड्थ ऑफ द चैनल, तो उसी को क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्टेड कह देते हैं, कॉन्ट्रैक्टेड कह देते हैं। अभी आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। ये कुछ ऑप्शन जो है वो किसी काम के नहीं है, सिर्फ अगर आपने इतना ही पढ़ा होता तो भी आंसर लगा देते, अगर ये भूल जाते तो भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द लीस्ट काउंट ऑफ प्रिज्मेटिक कंपास इज। तो प्रिज्मेटिक कंपास का लीस्ट काउंट क्या होगा। देखो लीस्ट काउंट की अगर हम बात करते हैं तो लीस्ट काउंट प्रिज्मेटिक के केस में 30 सेकेंड्स होता है। ठीक है, हमारे पास 30 सेकेंड्स होता है। वहीं पर अगर बात करेंगे हमारे पास फॉर द सर्वेयर कंपास, तो ये 15 सेकेंड पे चला जाएगा। सर्वेयर कंपास मोस्ट वाइडली यूज किया जाता है, मोस्ट वाइडली यूज किया जाता है। क्या बेनिफिट है इसके, बेनिफिट क्या है इसको, यहां पर जो है वो रीडिंग्स जो होती है हमारे पास, वो रीडिंग्स इरेक्ट होती है। कैसी होती है, रीडिंग्स इरेक्ट होती है, डायरेक्टली रीड की जा सकती है। लेकिन एक दिक्कत है इसके साथ, क्या, यहां पर हमारे पास साइटिंग और रीडिंग एक साथ नहीं की जा सकती, नॉट साइमल्टेनियसली। यहां पर जो सर्वेयर कंपास होता है, सर्वेयर कंपास में रीडिंग किस में होती है, क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम में। और यहां पर 0 डिग्री कहां कहां पर होता है, नॉर्थ और साउथ पर होता है। और साथ में 90 डिग्री कहां पर होगा, ईस्ट और वेस्ट में होगा, ईस्ट और वेस्ट में होगा। और दोनों की पोजीशन क्या होती है, यहां पर चेंज होती है, दोनों की पोजीशन यहां पर चेंज होती है। आंसर क्या हो जाएगा, 30 सेकेंड वुड बी दी करेक्ट आंसर। शारदा टाइप फॉल वॉज डिजाइन टू, तो शारदा टाइप फॉल की जगह हम कह सकते हैं क्या, वर्टिकल ड्रॉप फॉल। क्या कहते हैं इसे, इसी को कहते हैं वर्टिकल ड्रॉप फॉल। So was designed to minimize the depth of cutting, maximize the depth of cutting, maintain the depth of cutting, have no relation with depth of cutting। तो देखो समझना है इसको, हमने सादा टाइप फॉल में क्या कराया, जो फॉल है वो एग्जैक्टली कैसा है, वर्टिकल है। पानी कहां गिरता है, हमारे पास पूल में गिरता है, तो वहां पर पानी की एनर्जी किससे लूज होती है, टर्बुलेंट डिफ्यूजन से होती है। तो हमें बहुत ज्यादा गिराने की जरूरत नहीं, क्योंकि वर्टिकल गिरते पानी पुल में गिरता है तो तुरंत एनर्जी लूज हो जाती है। तो हमारे पास हमें बहुत ज्यादा स्लोप वोप लाने की जरूरत नहीं पड़ी कि पानी लंबा लेके चलना पड़ेगा तब जाके एनर्जी लॉस होगी, नहीं, डायरेक्ट गिराया, पुल में गिरा पानी, एनर्जी तुरंत लॉस हो जाती है। ऐसे में हमारे पास हम जो डेप्थ ऑफ कटिंग है उसे मिनिमाइज करा पाते हैं। पहली बात तो ये, यहां पर हमने जो डेप्थ है हमारे पास वो नियर अबाउट 1.5 मीटर के बराबर होती है। जो डिस्चार्ज हमने मेंटेन किया है वो हमारे पास 15 क्यूमेक से कम के लिए है, 15 क्यूमेक से कम के लिए है। इसके अलावा एक और पॉइंट याद होना चाहिए आपको, चाहे वो स्ट्रेट ग्लेसिस की बात कर लो आप, या फिर आप मोन्टेक टाइप की बात कर लो। मोन्टेक टाइप की बात कर लो, तो स्ट्रेट ग्लेसिस या मोन्टेक टाइप की अगर बात करते हो आप, तो इन दोनों ही केस में इसका बस ये मॉडिफिकेशन है। ये क्या हो जाता है, ये हमारे पास जो है वो स्ट्रेट से कर्व्ड हो जाता है, जो क्रेस्ट है वो थोड़ा कर्व्ड हो जाएगा। इन दोनों के लिए जो हाइट ऑफ फॉल है वो हमारे लिए 1.5 मीटर ही है, लेकिन डिस्चार्ज हमारे पास यहां पर ये ज्यादा लेके चल सकते हैं, ज्यादा डिस्चार्ज लेके चल सकते हैं, डिस्चार्ज अप टू 60 क्यूमेक्स। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये। तो ऐसे में हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए इज द करेक्ट आंसर। ऑफसेट्स आर ऑफ टू टाइप, तो ऑफसेट क्या होता है, ऑफसेट पता होना चाहिए आपको, सर्वेइंग का क्वेश्चन है। ऑफसेट जो है वो हमारे पास किसी भी सर्वे लाइन के बाहर निकलकर, आउट ऑफ सर्वे लाइन, आउट ऑफ सर्वे लाइन अगर हमने कोई मेजरमेंट किया
तो हमारा मेजरमेंट क्या कहलाता है? ऑफसेट कहलाता है। ठीक है, ऑफसेट को हम लाइन से किसी भी एंगल पे मेजर कर सकते हैं या फिर हम उसे परपेंडिकुलर कर सकते हैं। तो आंसर तो डी हो जाएगा। ऑफसेट को मेजरमेंट करने के लिए, परपेंडिकुलर लाने के लिए, परपेंडिकुलर लाने के लिए हमें जरूरत पड़ती है क्या? हमारे क्रॉस स्टाफ की, या फिर हम कह सकते हैं क्या, हमारा ऑप्टिकल या फिर प्रिज्म स्क्वायर। ऑप्टिकल या फिर प्रिज्म स्क्वायर। तो ऐसे में हमारे पास हमारा जो आंसर है वो ये इंडिकेशन देता है कि परपेंडिकुलर ऑफसेट अगर बनाना हुआ तो वो इनकी मदद से बनेगा। इनमें पता होना चाहिए कि ये जो हमारे पास प्रिज्म स्क्वायर ऑप्टिकल स्क्वायर होते हैं, यहां पर दो हमारे पास जो है वो एक्सिस होती है। एक एक्सिस कहलाती है हॉरिजॉन्टल एक्सिस। अच्छा, इनका प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल क्या होगा इनका? इनका प्रिंसिपल होगा डबल रिफ्लेक्शन का। क्या होगा? डबल रिफ्लेक्शन इनका प्रिंसिपल होगा। इन्हीं के अंदर अगर हम बात करें, एक एक्सिस कहलाती है विच इज रेफर्ड एज होराइजन एक्सिस, और एक एक्सिस कहलाती है यहां पर विच इज रेफर्ड एज इंडेक्स एक्सिस। तो होराइजन एक्सिस पे लगता है मिरर, होराइजन मिरर। इंडेक्स एक्सिस पे लगता है मिरर, इंडेक्स मिरर। ठीक है, इन दोनों मिरर के बीच में एंगल कितना होता है? एंगल ऑफ इंटरसेक्शन इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो 45 डिग्री का डबल रिफ्लेक्शन करते हैं तो निकल कर आता है कितना? 90 डिग्री। इसीलिए 90 डिग्री का एंगल मेजर कर पाते हैं। आंसर क्या होगा? डी इज द करेक्ट आंसर। एन ओवरफ्लो डैम इज ऑल्सो नोन एज, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा ऐसे डैम जिनके ऊपर से पानी निकाला जा सकता है उसे ओवरफ्लो डैम कहते हैं। तो ओवरफ्लो, अभी हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा विच वाज रेफर्ड एज ओवरफ्लो, मतलब नॉन ओवरफ्लो या स्पिलवे। तो ओवरफ्लो को हम स्पिलवे भी कहते हैं, ओवरफ्लो को स्पिलवे भी कहते हैं। स्पिलवे भी हमारे पास कई प्रकार के हैं। एक कहलाता है हमारे पास ऊगी स्पिलवे, और ऊगी स्पिलवे जो होता है ये हमारे पास जो है जो छोटे हाइट के डैम होते हैं उनके लिए बनाया जाता है, जिसमें ड्रॉप हाइट जो है वो ज्यादा ना हो। इसके अलावा एक होता है हमारे पास विच इज रेफर्ड एज साइड चैनल स्पिलवे। और साइड चैनल स्पिलवे जो है वो किस लिए बनाया जाता है? तो साइड चैनल स्पिलवे जनरली बनाया जाता है जब हमारे पास क्रेस्ट लेंथ हमें ज्यादा चाहिए हो, क्रेस्ट लेंथ हमें ज्यादा चाहिए हो, लेकिन हमारे पास स्पेस नहीं हो डैम में, हमारे पास स्पेस कम अवेलेबल हो, तो साइड चैनल स्पिलवे बनाया जाता है। एक होता है विच इज रेफर्ड एज शूट स्पिलवे, और ये शूट स्पिलवे जब बनाया जाता है जब हम ग्रेविटी डैम में या डैम की बॉडी में नहीं बना सकते हो, डैम की बॉडी में नहीं बना सकते हो, बाहर बनाना पड़ता है आउट ऑफ द डैम। आउट ऑफ डैम बॉडी में बनाया जा सकता है, जो कि डैम के डाउनस्ट्रीम एंड पर पड़ने वाले प्रेशर को रिड्यूस कराता है, जिससे कि हमारे पास इरोजन वहां का इफेक्ट कम हो। तो इसलिए शूट स्पिलवे आउट ऑफ द बॉडी बनाया जाता है। एक होता है हमारे पास रेफर्ड एज शाफ्ट स्पिलवे। जब हमारे पास स्पेस नहीं हो, स्पेस नहीं हो ओवरफ्लो बनाने की, तो हम शाफ्ट बनाते हैं जो कि अपस्ट्रीम से डाउनस्ट्रीम तक जाता है, और उस केस में हमारे पास शाफ्ट स्पिलवे स्पेस रिडक्शन में बहुत ज्यादा मदद करता है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी इज द करेक्ट आंसर। रॉकफिल डैम में कैसे रॉकफिल डैम कारगर हुआ? तो इसका कोर जो होता है वो हमारे पास इम्परवियस होता है। ठीक है, एक तो पहली बात ये, जो इसका आउटर बॉडी है, जो इसकी आउटर बॉडी है, ये आउटर बॉडी में
ये आउटर बॉडी में क्या होता है, रॉक्स होते हैं, जिनकी वजह से जो नीचे लगने वाला प्रेशर है वो प्रेशर रिलीज अच्छे से हो जाता है ड्यू टू दी फिल्टर्स। पत्थरों से पानी आसानी से निकल जाता है तो प्रेशर नहीं पड़ता, प्रेशर नहीं पड़ता तो डैम की बॉडी लंबे समय तक स्टेबल रह पाती है। तो वो हमारे पास जो है वो फिल्टर्स की तरह काम करते हैं हमारे डाउन स्ट्रीम के पत्थर। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। रिजर्वायर की बात करें तो रिजर्वायर भी हमारे पास जो है वो किस पर्पज के लिए होता है, पानी को स्टोर कराने के लिए होता है। आंसर क्या जाएगा यहां से, बी इज द करेक्ट आंसर। द रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म बाय द ऑब्जेक्टिव मस्ट लाई इन। तो ऑब्जेक्टिव लेंस मतलब हमारे पास एक किसकी बात चल रही है, टेलीस्कोप की बात चल रही है। और रिलेट किससे करेंगे इसको, हम किसी से भी रिलेट कर सकते हैं। लेटर सपोज हम बात कर लेते हैं इसको, इट इज टॉकिंग अबाउट डंपी लेवल की बात कर, डंपी लेवल के टेलीस्कोप की बात कर लेते हैं। तो टेलीस्कोप के अंदर हमारे पास एक तो हो गया हमारा आईपीस और एक हो गया हमारे पास हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस। आईपीस जो है वो हमारे पास क्या कहलाता है, इट इज बेसिकली रेफर्ड एज अ रैम्सडेन आईपीस। और किससे बनता है ये हमारे पास, टू प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस से, टू प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस से बनेगा या कॉनकेव लेंस से बनेगा, कॉन्वेक्स लेंस, टू प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस से बनता है। ठीक है, हमारे पास यहां पर अगर हम बात करें दो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, कुछ इस तरह से रखे होते हैं, इनके बीच की जो दूरी होती है वो होती है हमारे पास क्या, 2f/3 के बराबर, वेर f इज दी फोकल लेंथ बिटवीन दी फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है वो हमारे पास कंपाउंड लेंस होता है। क्या होता है, कंपाउंड लेंस। और जो कंपाउंड लेंस होता है ये हमारे पास अलग अलग तरह के लेंस से मिलकर बनता है। जो इसका फ्रंट पार्ट होता है वो फ्रंट पार्ट जनरली बना होता है हमारे क्राउन ग्लास से, और जो इसी लेंस का बैक पार्ट होता है वो बना होता है फ्लिंट ग्लास से। कंपाउंड लेंस क्या होता है, एक ऐसा लेंस जिसके अंदर अलग अलग तरह के लेंस मिलाकर बनाया गया हो। अच्छा, जो ये कंपाउंड लेंस होता है ये हमारे पास एब्रेशन से फ्री होता है। तो इसमें कोई स्फेरिकल एब्रेशन या फिर हमारे पास अगर हम बात करें तो एब्रेशन इसके अंदर नहीं होते, एब्रेशन नहीं होते, चाहे वो कलर से रिलेटेड हो चाहे वो इमेज की शार्पनेस से रिलेटेड हो, नहीं होते। तो ध्यान रखिएगा कहां पर लगे होते हैं ये जो रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म बाय द ऑब्जेक्ट लेंस मस्ट लाई इन, तो इमेज कहां बननी चाहिए, इन द प्लेन ऑफ द क्रॉस हेयर। अगर एट द सेंटर ऑफ द टेलीस्कोप तो मतलब ही नहीं है, क्योंकि क्रॉस हेयर पर ही देख सकते हैं हम हमारे लेंसेज को फोकस कराकर। एट द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द आईपीस, आईपीस पे बनना ही नहीं चाहिए, डायरेक्ट यहां बनेगी तो इमेज देखेंगे कैसे। एनीवेयर इनसाइड द टेलीस्कोप तो ही मतलब नहीं निकलेगा। आंसर क्या हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। 1 क्यूमेक डे का मतलब क्या निकल कर आता है, जब बात करते हैं 1 क्यूमेक डे का, तो 1 क्यूमेक डे का मतलब ये होता है कि 1 डे, एक दिन तक अगर हमने 1 क्यूमेक का डिस्चार्ज मेंटेन कराया तो कितना वॉल्यूम बनेगा, कितना क्वांटिटी ऑफ वाटर हमारे पास काउंट होगा, तो वो कहलाता है 1 क्यूमेक डे, विच इज बेसिकली इक्वल टू 8.64 हेक्टेयर्स मीटर्स के बराबर। 8.64 हेक्टेयर मीटर्स के बराबर हमारे पास एक क्वांटिटी निकल कर आती है। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, 8.64 हेक्टेयर मीटर्स के बराबर। बेसिक सी चीजें ध्यान रखनी है बस खाली। क्लोज कंटूर्स ऑफ डिक्रीजिंग वैल्यूज टूवर्ड्स देयर सेंटर रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करते हैं, क्लोज कंटूर डिक्रीजिंग वैल्यू टूवर्ड देयर सेंटर क्या रिप्रेजेंट करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था, आपको ध्यान आना चाहिए कि अगर हमारे पास हम अंदर जा रहे हैं, अंदर जाते हुए अगर रीडिंग डिक्रीज कर रही है,
तो हम गहराई में उतर रहे हैं, तो इसका मतलब ये होता है डिप्रेशन होता है। और अगर हम अंदर जाते हुए अगर रीडिंग बढ़ती है, अगर रीडिंग बढ़ती है तो हम ऊंचाई में जा रहे हैं, इसका मतलब हम हिल पे ट्रेवल कर रहे हैं। तो क्लोज कंटूर्स है, डिक्रीजिंग वैल्यू टुवर्ड सेंटर क्या कहलाएगा? डिप्रेशन कहलाएगा। हिल क्या हो जाएगा? ये हिल हो जाएगा। सेडल और पास कोई मतलब नहीं, रिवर बेड कोई मतलब नहीं, इनके लिए कंटूर्स का कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है। आंसर क्या जाएगा? बी इज द करेक्ट आंसर। वन ऑफ द टेक्योमेट्रिक कांस्टेंट इज एडिटिव एंड अदर कांस्टेंट क्या होगा? देखो टेक्योमेट्रिक कांस्टेंट की अगर हम बात करते हैं तो टेक्योमीटर की मदद से हम डिस्टेंस निकाल पाते हैं, डी इज इक्वल टू के एस प्लस सी के बराबर। तो डी इज इक्वल टू के एस प्लस सी, जहां पर के होता है हमारे पास हमारा मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट और सी होता है एडिटिव कांस्टेंट, और के की वैल्यू होती है एफ बाई आई इंटू एस प्लस डी के बराबर। तो फोकल लेंथ अपॉन दी स्टेडिया इंटरवल जो भी है हमारे पास, वो उन दोनों का रेशियो कहलाता है हमारे लिए हमारा के, और एफ प्लस डी, डी इज दी डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द डिवाइस टू दी ऑब्जेक्टिव लेंस, वो डी कहलाता है। एफ है फोकल लेंथ हो गई हमारे पास, तो डी जो है वो ऐसे भी निकला सकता है। एक कांस्टेंट क्या कहलाएगा? अगर एक एडिटिव है तो एक क्या कहलाएगा हमारे लिए? मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट कहलाएगा। सब्सट्रैक्टिव कुछ भी नहीं होता, डिवाइडिंग कुछ भी नहीं होता, इंडिकेटिव कुछ भी नहीं होता। ठीक है, बात ध्यान रखिएगा, अ वेरी इजी कॉन्सेप्ट। मिलते हैं अगले सेशन में जहां पर हम नए सब्जेक्ट पर बात करेंगे, नए क्वेश्चन पर बात करेंगे, विच आर गोइंग टू बी वेरी मच हेल्पफुल फॉर यू। तो आज के सेशन को यहीं पर पूर्ण विराम देते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन गुड बाय। सो पीडीएफ कहां मिलती है आप लोगों को सब पता ही है, दिस इज द लोकेशन फॉर द पीडीएफ। ध्यान रखिएगा, फॉलो एईसी प्लस इवन ऑन द इंस्टाग्राम, इवन ऑन द फेसबुक। और एक बात ध्यान रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करो यार। आप लोगों में से आधी से ज्यादा पब्लिक तो रोज क्लासेस देख रही है लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे। सो सब्सक्राइब दी चैनल और अपने आप की प्रिपरेशन को और बेहतर करें और हमें सहयोग करें, लाइक करके, सब्सक्राइब करके और कमेंट्स करके। थैंक यू।